वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल पर। और ये प्यारा सा चैनल आपके सामने है। और पहले थॉट के साथ, ये थॉट क्या है? आई लाइक क्रिटिसिज्म। मुझे आलोचना पसंद है। कितनी खूबसूरत बात कही है। यस, मुझे आलोचना पसंद है। क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जो भाई साहब एक आइडल स्टेज में पड़े हुए व्यक्ति के अंदर किलस मचा देती है। उसे कहती कि बेटा तू सी नहीं है, यू आर द बेस्ट, यूज योर कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बिहेव करो। वरना होता क्या है, बंदा कितना भी टैलेंटेड हो चुपचाप पड़ा रहता है। भाई साहब, जड़त्व का पहला नियम उसी पे लगता है। वो सिर्फ आराम से बैठ के अपना पूरा जीवन काट दे अगर दूसरा सामने वाला बंदा उसको ना किलसाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में क्रिटिसिज्म। तो ये आलोचना भाई साहब इतना बढ़िया काम करता है। इसके बारे में कबीर जी ने बहुत पहले कहा था कि भैया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके पास निंदक नहीं होता, जब तक आपकी आलोचना करने वाला नहीं होता, भाई साहब आप कोशिश ही नहीं करते। आप अंतर ही नहीं लाते। आप सोचते हैं यू आर द बेस्ट। आपकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं कि यार मैं महान हूं। लेकिन नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति भी तो चाहिए जो बताए कि क्या कमियां हैं। क्योंकि बेसिकली हमें अपनी कमियों को ही तो रिमूव करना है। जो अच्छाई हमारी है वो तो है ही, लेकिन जो हम में खामियां हैं वो हमें हमारा दोस्त ही बताता है, जो वास्तव में हमारा वेल विशर होता है। तो रेस्पेक्ट कीजिए इन निंदकों की और समझ लीजिए कि आपको आगे बढ़ना है। चलिए इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये है पहले क्वेश्चन के साथ, भारत और ब्रिटेन के बीच में एक वर्चुअल समिट हुई है और इस समिट को नाम दिया गया रोड मैप 2030। तो क्वेश्चन ये है कि व्यापार यानी ट्रेड इसमें कितने गुना करने का लक्ष्य रखा गया। तो विदेश मंत्रालय की जो बातचीत है, यानी विदेश मंत्रालय ने जो हमें वार्ता के बारे में बताया, तो वो क्या बताया है कि भारत और ब्रिटेन रोड मैप 2030 जो है, इसकी इस वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी और ब्रिटेन के यानी यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनके बीच में वार्ता के क्रम में रोड मैप 2030 जो है वो घोषित किया गया। अब उसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम 1 अरब पौंड निवेश करने की योजना बना रहे हैं। कहां? भारत में। अगले 10 साल में, यानी अभी 2021 चल रहा है, तो अगले 10 साल में यानी 2030 तक आप ये समझ लीजिए कि ये अपने ट्रेड को दोगुना करने की बात कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? दोगुना हम ट्रेड कर देंगे। अब इसमें क्या क्या बातें हुई? एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा हुई है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा कि व्यापार और निवेश से ब्रिटेन के अंदर 6,500 से ज्यादा रोजगारों का सृजन होगा, जिसमें भारत की तरफ से 53.3 करोड़ का भारतीय निवेश शामिल है। और इसमें आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो 24 करोड़ जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पौंड का निवेश करेगा। ठीक है, आपको पता है कोविड से लड़ने के लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई और साझा सहयोग की बात की, रक्षा क्षेत्र में भी कार्य करने की बात की और बहुत सारी बातें। लेकिन बहुत डिटेल में नहीं जाना, यहां पे आप पढ़ सकते हैं, द हिंदू इसे कवर करता है। इंडिया रिट्रेट्स नीड फॉर द ग्लोबल कोऑपरेशन टू डिफीट द पैंडेमिक। ये तो मुख्य खबर है। बोरिस जॉनसन और नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद हिज ब्रिटिश काउंटरपार्ट द बोरिस जॉनसन ड्यूरिंग अ वर्चुअल समिट ऑन May 4, 2021। जी बिल्कुल, आज ही के दिन नहीं, दिन आगे चला गया। चलिए ये न्यूज़ है आपके सामने। इंडिया ऑन ट्यूसडे द नीड ऑफ इंटरनेशनल पार्टनरशिप टू डील विद द इंटरनेशनल पार्टनरशिप to deal with the pandemic and called for the stronger trade cooperation with the United Kingdom. And this intent was expressed during the virtual summit meeting conducted between the Prime Minister Narendra Modi and his British counterpart Boris Johnson, which came hours after a number of Indian companies, including the Serum Institute of India, pledged major investment for the post-Brexit UK. ब्रेक्सिट के बारे में भी कभी बताएंगे आपको। ब्रेक्सिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपको यूके के बारे में पता होगा। यूके में कौन कौन से देश शामिल हैं? स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, आपका वेल्स और साथ में इंग्लैंड। तो ये एक कहानी है
ब्रेक्सिट की, जो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्ड वीडियो के अंदर। अभी तो इसको छेड़ना यानी मेन मुद्दे से भटकना है। चलिए आगे बढ़िए। बोथ लीडर्स एम्फेसाइज दैट ग्लोबल कोऑपरेशन एंड द सॉलिडारिटी आर की टू फाइटिंग द पेंडेमिक एंड अचीविंग द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रिकवरी। They agreed to expand and enhance the existing UK-India vaccine partnership, highlighting the successful collaboration between the Oxford University AstraZeneca and the Serum Institute of India on an effective COVID-19 vaccine that is developed in UK, made in India and distributed globally. Declared a joint statement issued after the virtual meeting between the टू प्राइम मिनिस्टर्स। तो देखिए बड़ी प्यारी सी बातें, मैंने आपको ब्रीफ कर ही दिया कि क्या क्या मुख्य बातें थी, तो ये हिंदू ने कवर किया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो उसके बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान में एथलीट एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीवी सिंधु को। आप ये देख सकते हैं इनको, और ये पीवी सिंधु हैं, ये भारतीय चेहरा, आप में से शायद ही कोई होगा जो इन्हें ना पहचानता हो, तो इन्हें बनाया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली कैपिटल में प्रतिभा खोज यानी टैलेंट को खोजने की बात की है दिल्ली कैपिटल के लिए, तो किसको इसका प्रमुख बनाया गया है? इसका प्रमुख बनाया गया है सबा करीम को। सबा करीम को आप लोग जानते होंगे, सबा करीम हमारे पूर्व भारतीय विकेट कीपर रहे हैं। ये हैं आपके सबा करीम। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम एनएचआरसी कहते हैं, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये हैं आपके पीसी पंत यानी प्रफुल्ल चंद्र पंत। आप ये देख सकते हैं तस्वीर में, ये आपका एनएचआरसी की वेबसाइट से है। बायोडेटा ऑफ जस्टिस श्री प्रफुल्ल चंद्र पंत। जस्टिस श्री प्रफुल्ल चंद्र पंत मेंबर ऑफ एनएचआरसी जब बने थे उसके बारे में पूरा एक बायोडेटा होगा, पर इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत, जो अब क्या है एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। चलिए ये पूरा डिटेल है इनके बारे में। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन मंडे सेट द एनएचआरसी मेंबर जस्टिस विच इज रिटायर्ड प्रफुल्ल चंद्र पंत had been appointed as the acting chairperson of the commission with effect from the April 25. A former Supreme Court judge, Justice Pant was appointed member of NHRC on April 22, 2019. 2019 में अपॉइंट हुए थे जस्टिस पंत, कहाँ पर? एनएचआरसी में। लेकिन अब वो क्या हो गए हैं? वो एक कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। किसका पद ले रहे हैं वो? एचएल दत्तू का, क्योंकि एचएल दत्तू जो थे वो रिटायर हो गए थे, तो काफ़ी समय से उसकी मांग हो रही थी पोस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 मई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 4 मई सभी को पता होगा शायद, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था, क्यों मनाया जाता है ये दिन? 4 मई सन 1999 में ऑस्ट्रेलिया में आग लगने से, बुश फायर जो थी, तो उसके कारण क्या हुआ था कि 5 फायर फाइटर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी या शहादत हो गई थी, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उसकी याद में क्या किया गया? उसकी याद में इस दिवस को 4 मई के रूप में मनाया जाने लगा। इसी के साथ एक दिन और मनाया जा रहा है। हर वर्ष मई के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 मई जो है आप देख रहे हैं मंगलवार का दिन है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, अस्थमा डे के रूप में मनाया गया है। क्या ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, यानी एक श्वास संबंधी एक रोग है, जिसे WHO कहता है कि तकरीबन 339 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। इसका थीम क्या रहा है? थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन था, 2021 अब दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित हो गया है? आप जानते हैं कि पहले ये कहाँ होना था? ये दिल्ली में होना था, लेकिन दिल्ली में जो सेकेंड वेव आया है, सेकेंड वेव आपका कोरोना का आया है, तो उसके बाद क्या है, आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और इस वजह से जो देश हैं वहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए
इसको अब क्या किया गया, इसको अब शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट कहाँ किया गया है? शिफ्ट कर दिया गया है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। वहाँ की राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है आबू धाबी। चलिए देख ही लेते हैं। ये आप मैप देखिए। आपने सऊदी अरब वाला एरिया देखा होगा, तो सऊदी अरब के थोड़ा सा आप जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये यूएई पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये यूएई है, ये दुबई, और ये आप देख रहे हैं ये आपकी पर्शियन गल्फ़ है। और पर्शियन गल्फ़ का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि ऊपर क्या है, ईरान है। और ये आपका बहरीन, कतर, और इधर आप देखेंगे वेस्ट की तरफ तो इधर आपको सऊदी अरेबिया मिलेगा। ठीक है, ये ओमान है, तो ये ओमान का एरिया हो गया, ओमान के नीचे ये सी हो गया, ये मस्कट है इधर। तो ये एक लोकेशन, एक माइंड मैप आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए दुबई के बारे में कि दुबई क्या है। ये संयुक्त अरब अमीरात है जिसकी राजधानी आबू धाबी है। यहाँ के मुख्य शहर कौन से हैं? दुबई आपने सुना होगा, शारजाह, जो क्रिकेट खेलते होंगे वो प्रेमी जानते होंगे, शारजाह में टूर्नामेंट्स होते थे। क्षेत्रफल कितना है? 83,600 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, एरिया है। और इसके बारे में ये जान लीजिए कि 6 जो आपके एमिरेट्स हैं, यानी 6 जो शेख राज्य थे, उन्होंने 2 दिसंबर सन 1971 को, 1971 2 ऑफ दिसंबर को एक यूनियन बनाने पर, मतलब जो आपके एमिरेट्स हैं उनका एक यूनियन बनाने पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद से क्या हुआ था, 1972 में इसमें आपका अंतिम शेख शामिल हुआ। 6 ने पहले साइन कर लिया, तो उससे क्या बना था, यूएई बना था, यानी आपका यूनाइटेड अरब अमीरात जो है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ की इकोनॉमी क्या है, मतलब यहाँ पे जो आपका अर्थव्यवस्था है वो किस चीज़ से चलती है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है आपको पता ही होगा, जैसे सऊदी अरब की है, ऐसे यूएई की जो अर्थव्यवस्था है वो भी तेल के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो तेल का जैसे शोधन करना या जो पेट्रोलियम के जो रसायन होते हैं इन क्षेत्रों में, जो भी मतलब इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड इनका जो बिजनेस है वो सारा का सारा इनकी अर्थव्यवस्था इन्हीं चीज़ों पर बेस करती है। ठीक है, तो ये बातें हुई किसके बारे में, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है उसके बाद, ज़ाइलोफेस दीपकी ये क्या है और इसे कहाँ खोजा गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंपॉर्टेंट साइंस की तरफ से ये इंपॉर्टेंट है, साइंस पार्ट में आ सकता है। ज़ाइलोफिश दीपकी जो है वो सांप की एक प्रजाति है जिसका साइज़ बहुत कम है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 20 सेंटीमीटर के आसपास है इसकी लंबाई जो है। इसे कहाँ खोजा गया है? इसे हाल ही में खोजा गया है आपका, कहाँ पर? इसे खोजा गया है तमिलनाडु में। और इस प्रजाति के नाम में जो दीपकी शब्द है वो भारतीय सरीसृप विज्ञान वेत्ता दीपक वीरप्पन के सम्मान में किया गया है, जिन्होंने वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाले वुड स्नेक को समायोजित करने के लिए ज़ाइलोफिने का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई थी। वेस्टर्न घाट आपको पता ही होगा, वेस्टर्न घाट कहाँ पर है? तो वेस्टर्न घाट है क्या, मैं ऐसी नॉर्मली आपको एक बता देता हूँ। जैसे ये आपका, आप ये समझ सकते हैं ये है क्या, ये पड़ता है आपका गुजरात। गुजरात से आप आगे जाएंगे, ये आपका पड़ गया क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे आपका आ जाएगा वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा, और ऐसे करके ये आपका जो भारत का मैप है। तो इसमें ये जो जॉन आप देख रहे हैं, ये जॉन जो है वेस्ट की तरफ, यानी अरब सी, जो अरेबियन सी है, अरब सागर के पास वाला ये जो जॉन है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ एक वो है घाट है, तो इसको वेस्टर्न घाट के रूप में जाना जाता है। तो इस एरिया में इसको पाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। बताते हैं कि रेनबो जैसा लगता है, इंद्रधनुष जैसा लगता है, बड़े अच्छे रंग होते हैं इसकी, जो शल्क हैं ऊपर वो बड़े खूबसूरत लगते हैं सूरज की रोशनी में। तो ये आप देख सकते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर द न्यू स्नेक स्पीसीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, और इसको वेस्टर्न घाट से पाया गया है। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ द वुड स्नेक जाइलोफिश at Annamalai Hills of the Western Ghat. The snake Xylofish Massicus sp now was found basking near the trench near a forest camp at Eraviculum.
National Park in Mannar in 2015 during their field work by the Sandeep Das and K.R. Rajkumar researchers of Kerala Forest Research Institute, though it had resemblance to a similar species of Guntur's wood snake, Xylofish datoreti, फाउंड इन माउंटेन टॉप्स ऑफ द नीलगिरीज। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो है किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। जो दीपक हैं आपके, दीपक जो रहे हैं, जो क्या थे, जो रेप्टाइल्स को स्टडी करने वाला विज्ञान होता है उसके एक व्यक्ति थे, तो उनके नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया गया है, ज़ाइलोफिश दीपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश में पत्रकारों को कोविड-19 वॉरियर के रूप में घोषित किया गया? तो ये उड़ीसा राज्य है जहां पर ऐसा घोषित किया गया है। हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा में कार्य कर रहे पत्रकारों को इस पैंडेमिक में उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें कोविड-19 वॉरियर घोषित करते हुए कहा कि यदि कोरोना संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तब सरकार उनके परिवार को 15 लाख रुपए प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में हुई? ये बात हुई उड़ीसा के बारे में। तो आप समझ सकते हैं ये बात किसके बारे में है, ये बात है उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, क्या कहते हैं उसको, नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो आप ये देख सकते हैं, ये है आपका, ये उड़ीसा है। ये शंख जैसी जो आकृति है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने इसकी घोषणा की और यहाँ पर ये भी बताया कि जो गोबंधु स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत इनका बीमा किया जाएगा। ठीक है, जो 2 लाख रुपए की राशि की बात है उसमें। तो ये बातें हुई। ठीक है, ये उड़ीसा के बारे में। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो है आपका, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 जीती है? तो ये जीतने वाले कौन हैं? ये जीतने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। कौन है? लुइस हैमिल्टन हैं। और लुइस हैमिल्टन जो हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी जो है ग्रैंड प्रिक्स जीती हुई हैं, आपको पता ही होगा। और इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ, ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, रिलीफ फंड की पहली किस्त जारी की है, जो कितनी है? 4,436.8 करोड़। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो गलती हुई है, और ऐसी कोई और मिस्टेक भी हो सकती है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या गलती हुई है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 311 क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार में एक सरकारी शिक्षक जो गवर्नमेंट टीचर था उसे बिना किसी जांच के पदच्युत कर दिया गया। और ऐसा जो किया गया है वो अनुच्छेद 311 के तहत किया गया। तो प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 311 क्या है? तो चर्चा में क्यों है ये तो पता लग गया कि भाई जम्मू कश्मीर में एक टीचर को, सरकारी टीचर को हटा दिया गया। किसके तहत? धारा मतलब अनुच्छेद 311 के तहत। अब बात आती है 311 है क्या? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें संघ या राज्य के अधीन जो सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्ति होते हैं उन्हें हटा देना, पदच्युत कर देना या पंक्ति में अवनत कर देना, ये सब चीजें शामिल हैं। इसमें अनुच्छेद 311(2) खंड ग के अनुसार अगर राष्ट्रपति को या राज्यपाल को ये बात क्लियर हो जाए, मतलब ये बात सुनिश्चित हो जाए कि इस कार्यवाही की अगर जांच की जाएगी, मतलब जो कार्यवाही की गई है इसकी अगर जांच की जाएगी तो उससे राज्य की सुरक्षा को खतरा है या ऐसी जांच करना सही नहीं है, तो इस दशा में व्यक्ति के विरुद्ध क्या करते हैं? 311 के तहत जांच नहीं की जाती। और अगर उसको हटा दिया गया तो कोई बात नहीं, तो वो 311 में अगर है तो उस बात को फिर क्या है, जांच के दायरे से वो बाहर हो जाती है। तो ये आपका क्योंकि खबर में रहा है तो इसलिए इस प्रश्न को लेना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमना हिमनद ग्लेशियर हाल ही में कहाँ पर फटा है? तो ये तो आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, चमोली उत्तराखंड में
जो आपका नीति घाटी है उस क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। स्पेशल लीव पेटिशन क्या होती है? एसएलपी, विशेष अनुमति याचिका क्या है और हाल ही में ये चर्चा में क्यों रही? इंपॉर्टेंट विषय है भी भाई। चर्चा का कारण क्या रहा? चर्चा का कारण ये है कि हाल ही में जो कोविड-19 है उसके महामारी के तौर पर फैलने के का जिम्मेदार मद्रास हाई कोर्ट के वकील, मतलब मद्रास हाई कोर्ट के जो आपके जस्टिस हैं, उन्होंने निर्वाचन आयोग को इसके लिए ठहराया कि भाई निर्वाचन आयोग जो है उसके ऊपर क्यों ना हत्या का मुकदमा कर दिया जाए। इस तरह की मतलब बातें हुई थी। तो इन बातों के कारण इनके प्रत्युत्तर में भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं यानी सीईसी जो हैं, वो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा की गई इस मौखिक टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पेटिशन को उन्होंने दायर किया। और इसमें हुआ क्या कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका ये कहना है कि मद्रास उच्च न्यायालय की जो टिप्पणी है और उस टिप्पणी के कारण मीडिया ने इस बात को काफ़ी उछाला, और जिससे कि क्या हुआ कि भाई ये जो आपकी संस्था है जैसे निर्वाचन आयोग, तो इसका काफ़ी वो हुआ, मतलब इसके बारे में लोगों में एक गलत भाव पैदा हुआ। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई जो कोर्ट टिप्पणी करता है किसी भी मुद्दे पर, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग और उसकी पत्रकारिता करने से रोका जाए। किसको? मीडिया को। लेकिन जो आपके न्यायाधीश थे, शायद मिस्टर चंद्रचूड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखिए, ये तो इनका कार्य है ही, और अगर कोर्ट कोई बात कह रहा है तो कोर्ट जो भी बात कह रहा है तो वो जन सामान्य के लिए कह रहा है, और जन सामान्य के लिए कह रहा है तो बड़ ऑब्वियस है उसकी पत्रकारिता होगी। ठीक है, तो इस तरह करके उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन एसएलपी क्या है उसके बारे में हमने पूरी डिटेल आपको बताई। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पुलिस को यह निर्देश दे कि निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ हत्या के मामले तथा कोई भी प्रतिरोधी कार्रवाई ना हो, ऐसा तो मांग की गई। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया तो वो इस तरह से था कि भाई ऐसा है कि इन लोगों का तो कार्य है पत्रकारिता करने का, और वो पत्रकारिता तो करेंगे ही। ठीक है, तो इसके बाद निर्वाचन आयोग ने यह भी बात की कि मीडिया कर्मियों को कोर्ट के फैसले की रिपोर्टिंग करने से रोका जाए। अब बात यह आर्टिकल 136 है क्या? तो आर्टिकल 136 जो है वो अपील के लिए उच्चतम न्यायालय अपने विवेक अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद, मतलब किसी भी केस या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए एक प्रकार की विशेष इजाजत दी जा सकती है। ठीक है, खंड 1 में इस बात, खंड 1 की कोई बात शस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उनके अधीन गठित न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी भी निर्णय, अवधारणा, दंडादेश या आदेश पर लागू नहीं होती है। तो ये बात है 136 के बारे में। ये क्यों आपका चर्चा में रहा और क्या इसके अंदर प्रावधान है, ये सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उम्मीद करता हूँ अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर कोई खामी रहेगी तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करें, वो एक ह्यूमन एरर है और उसके लिए मैं सुधार के लिए हमेशा तैयार हूँ।